कल जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है गल्फ स्टेट्स ने, दे कंडेम्ड ईरान फॉर अटैकिंग देम, बट दे हैवंट कंडेम्ड इजराइल एंड अमेरिका फॉर अटैकिंग ईरान. विदाउट गैस फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रॉब्लम, विदाउट फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ अ प्रॉब्लम. लेकिन ये भी सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक मोनोपली थी वो टूट चुकी है, और जो इन्होंने अपना ब्लॉकेड लगाया है दैट वो तो अपने पैरों पे गोली मारने के बराबर है. इंट्रोडक्शन का भी शुक्रिया. सबसे अहम चीज़ आपने नहीं बताई, मैं ज़ाबिस की फैकल्टी में हूँ. ये और बात है कि कभी कभी हम सेमेस्टर गायब कर देता हूँ, लेकिन मैं आई एम पार्ट ऑफ ज़ाबिस. जी, आई वुड अग्री विथ एवरीथिंग दैट इज़ सेड. ये सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट मिलिटरीली. इकोनॉमिक्स, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी किसी मुल्क, कोई मुल्क मैच नहीं कर सकता. द बेस्ट एक्टर्स, द बेस्ट म्यूजिशियंस दे प्रोड्यूस, और किसी और मुल्क के कोई अच्छे होते हैं तो अमेरिका जाके ही शाइन करते हैं, वो अपने मुल्क में नहीं करते. सो दैट इज़ देयर एंड इट्स नॉट गोइंग अवे परहैप्स फॉर द नेक्स्ट 30 years, वन जनरेशन. बाद में देखते हैं क्या होता है. लेकिन ये भी सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक मोनोपली थी वो टूट चुकी है. वो सिर्फ क्रेडिबिलिटी के हवाले से नहीं टूटी है, इकोनॉमिक्स में भी टूट चुकी है. यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमिक पावर है इस वक्त, वो उनकी डेफिसिट फाइनेंसिंग से है, डेफिसिट से है. वो जिस तरह के उनके इवन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, which means the quality of life will go down. It's already, poverty is rising in the United States, inequality is rising. और ये जो स्टैंडर्ड है वहाँ का, ये मेंटेन नहीं कर सकते. The reason I think Trump has shut down US aid and is against foreign aid is because they know they can't afford it. उनके पास पैसे नहीं है. तो और ये जो पैसे WHO और इनके जो काट रहे हैं, उसके पीछे यही है कि वी डोंट हैव मनी, वाई शुड वी बी फंडिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस. जो लिबरल ऑर्डर का भी आई थिंक जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उसने जो तकरीर की थी डावोस में, वो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए. वो बेसिकली एन एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि हमने क्या किया है दुनिया के साथ. वो उन्होंने जो एग्जांपल दिया, उसने कहा कि जी जो रूल्स हम बनाए हमारे फ़ायदे के थे तो हम इन्फोर्स करते रहे, और ये कहते रहे कि इंटरनेशनल ऑर्डर है, रूल बेस्ड ऑर्डर है. जब यही रूल हमें सर्व नहीं करते थे तो हम वायलेट करना शुरू कर दिया. इट्स जस्ट लाइक WTO जब बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स जब बने हैं, तो कैपिटल को फ्री मूवमेंट मिली है. कैपिटल कैन मूव, सरमाया मूव कर सकता है, लेबर मूव नहीं कर सकता. ये उन्होंने बनाया. अच्छा, उस वक्त वेस्ट सरमायादार था. अब चाइनीज़ मल्टीनेशनल्स आ गए हैं तो उनको परेशानी हो रही है कि ये जो हमने रूल बनाया है इसमें तो चाइना कर रहा है. बिकॉज व्हेन बॉस्टन एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, द चाइनीज़ बेस्ट बिड, लेकिन उन्होंने कहा बॉस्टन एयरपोर्ट चाइना को तो नहीं दे सकते हम. तो वो WTO began to crack. It is actually cracked now, because ये जो पूरा जो टैरिफ वॉर US ने किया है, वो तो WTO की खिलाफ वर्जी है. उन्होंने WTO तो ख़त्म हो गया. ट्रम्प का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आई डोंट रिकग्नाइज एनी इंटरनेशनल लॉ. बेसिकली पूरा इंटरनेशनल लॉ का एडिफाइस ही उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ा जिस तरह मडूरो को उन्होंने उठाया और ले गए, और मुल्कों में जिस तरह से वो करते हैं. इज़राइल करता रहा है पिछले 50 साल से. वो न सिर्फ यूरोप और जर्मनी और अमेरिका और मीडिया साइलेंट है, सारी अरब मुल्क भी साइलेंट है. दे आर ऑल कॉम्प्लिसिट इन द मर्डर ऑफ पैलेस्टीनियन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. और आज भी, कल जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है गल्फ स्टेट्स ने, they condemned Iran for attacking them,
but they haven't condemned Israel and America for attacking Iran. मतलब ये हिपोक्रेसी की इंतहा है. बट मुझे जो ख़तरा लग रहा है कि ये अब नॉर्म बन जाएगा. जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत से अपनी बात मनवाएगा, और वो मॉरल है, इमॉरल है, सही है, गलत है, नन ऑफ इट विल मैटर. और वो खुल के कहेंगे कि बस जी हमारे पास ताकत थी, हमने कर दिया. जस्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं करेंगे. सो आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. द वर्ल्ड हैज़ बिकम लॉलेस, एंड दोज कंट्रीज दैट आर वीक विल suffer unless they create some strength. और asymmetric war का बड़ा कमाल है. आप कमज़ोर है लेकिन आप फिर भी पावरफुल मुल्क को, ताकत को आप हिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. और चाइना ने कर दिया. yesterday the German Prime Minister made a remarkable statement. He said Iran has humiliated the United States. No, it has. बट ट्रम्प तो बिल्कुल उछल रहा है इस बात पे. कह रहा है कि ये कैसे तुमने कह दिया, हमें कौन ह्यूमिलेट कर सकता है, हम अमेरिका है. लेकिन सही है, इट हैज़ बीन ह्यूमिलेट. आई मीन अमेरिका इज लॉस्ट वॉर, इट लॉस्ट इन वियतनाम, इट लॉस्ट इन अफगानिस्तान, इट लॉस्ट इन इराक. मतलब डिसाइसिव डिफीट्स थी. ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेशन की बात है कि हारे या नहीं हारे. डिसाइसिव डिफीट थी. और यही डिफीट इनको मिलिट्री टर्म्स में तो नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑलरेडी डिफीटेड, बिकॉज दे कांट ओवरथ्रो द ईरानियन रिजीम, दे कांट ओपन द हॉर्मज. और जो इन्होंने अपना ब्लॉकेड लगाया है, दैट वो तो अपने पैरों पे गोली मारने के बराबर है. बिकॉज उन्होंने तो जो ऑयल प्राइसेस को मज़ीद बढ़ने पे कर दिया. आज $111 हो गया. सो आई थिंक दी जो इंटरनेशनल ऑर्डर था, जिसको लिबरल ऑर्डर कहते थे, वो सर्टनली टूट गया है. यूनाइटेड स्टेट्स पहले लिप सर्विस देता था लोगों, मुल्कों में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कि आपके यहाँ वायलेट हो रहा है. जाहिर है वो जो उनके अपने ख़ास मुल्क थे, उनकी वायलेशन तो उनको नज़र नहीं आती थी, बाकियों की आती थी. अब वो किसी की भी नज़र नहीं आएगी, और उनके अपने मुल्क में भी वायलेट होंगे ह्यूमन राइट्स, और हो रहे हैं. सो आई थिंक the world has become dangerous. Thank you everyone. So Dr. Kaiser, you were talking about Iran conflict. One important dimension of this conflict, apart from this role of media, is the pace at which economic fallout happened with the closure of the Strait of Hormuz. Do you think that the current international order is able to absorb this shock, and for how long? I think whether the world wants it or not, they will have to absorb it. I mean, ये question के will they be able to absorb तो question नहीं है. Oil is a lifeline like blood in our body. When you shut it off, you shut off the lights and everything is shut down. और जो आ रहा है मीडिया पे, जिस किस्म की कंडीशंस अब इंडिया, बांग्लादेश, सूडान और वियतनाम और मुल्कों में है, लोग के पास अगर इंडिया से आ रहा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए इसलिए कि गैस नहीं है, तो कैसे खाएंगे. उन रेस्टोरेंट्स में जो डेली वेज वर्कर्स काम करते थे वो बेरोज़गार हो गए. बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, अब वो मजबूर हो गए कि वापस गाँव चले जाए. अपने गाँव जाने के पैसे नहीं है तो पैदल जा रहे, 300-400 मील पैदल चल के जा रहे हैं. पाकिस्तान में भी हमें गैस से थोड़ी प्रोटेक्शन है, बिकॉज वी हैव आवर ओन गैस, To some extent. बट इट वोंट लास्ट. ठीक है. वी इम्पोर्ट 27-28% ऑफ गैस फॉर आवर नीड्स. और गैस का क्राइसिस दुनिया में सबसे पहले आएगा, तेल के बाद भी. तेल जो है वो थ्रू रेड सी अभी भी सप्लाई हो रहा है, गैस नहीं हो रहा है. गैस का मेजर जो सप्लायर है कतर है. कतर ने कह दिया है कि अब 5 साल तक हम गैस नहीं दे पाएंगे, हमारी डैमेज जो हुआ है. सो गैस विल बी अ प्रॉब्लम. विदाउट गैस फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रॉब्लम. विदाउट फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ अ प्रॉब्लम. सो all that will rise. It's already rising. Prices are rising
food prices are rising. Even in the US it is rising. हमारे यहाँ भी rise हो रहा है. So the world's economy is disrupted. And even if the war ends tomorrow, Hormuz is open tomorrow, जो disruption हुई है इसको ठीक होने में 2-3 साल लगेंगे और it will not revert to what it was. There will be something new. जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स ढूंढेंगे, उसको बनाने में वक्त लगेगा, पाइपलाइंस अगर डालनी है. फॉर एग्जांपल यूएई का एक पोर्ट डायरेक्टली इंडियन ओशन में खुलता है बाई पासिंग हॉर्मस. वो वहाँ तक पाइपलाइन एक है, उसको एक और पाइपलाइन लगा सकते हैं और इट कैन से ट्रांसमिट ऑल इट्स ऑयल थ्रू फुजैरा is the port which is outside the Hormuz Strait. Saudi Arab अपना ईस्टर्न बोर्ड से करेगा. All that will take time and it is going to make oil costlier. So I think अच्छा जो गल्फ़ की इकोनॉमीज़ है उसका अभी कोई नहीं कह सकता कि जंग के बाद क्या होगा. अब तक तो एक उनका जो एक इमेज था कि एब्सोल्युटली secure for investments, secure for individuals, secure for women, वो तो image तो crack हो गया है. Whether foreign investors will come back in the same way or not, जो लोग वहाँ real estate में invest कर रहे थे blindly, पाकिस्तानियों ने भी बहुत किया, अभी भी करेंगे. So I think that remains to be seen. But बहुत एक और चीज़ है कि countries will try and reduce their oil content of their economy. के और जो दूसरे सोलर है, विंड पावर है, इसकी प्रमोशन होगी बहुत ज़्यादा across the world. This is one big positive change coming out of this. So do you see it as a blessing in the disguise? Assalamu alaikum, Mohammed Sayer here. I'm a student of International Relations in the 8th semester. मेरा एक सवाल है, सर ने कुछ कमेंट्स किए थे कि स्पेशली रिगार्डिंग द गल्फ स्टेट्स के गल्फ स्टेट्स ने कभी भी इसराइल को कंडेम नहीं किया आउटराइटली, अमेरिका को कंडेम नहीं किया, ईरान को कंडेम नहीं किया. व्हाई डू वी समटाइम्स फॉरगेट कि ये दुनिया क्लासिकल स्टेट नेशन स्टेट बिहेवियर के ऊपर चलती है, एंड व्हाई डू वी फॉरगेट समटाइम्स कि हिस्ट्री ऑल्सो प्लेज अ रोल इन हाउ स्टेट्स रिएक्ट. फॉर एग्जाम्पल जब अरब स्टेट्स मिलके इज़राइल के ख़िलाफ़ वॉर लड़ रहे थे, सीरिया साथ में मिला हुआ था, इजिप्ट मिला हुआ था, तब ईरान किधर था? और तब ईरान की जो क्लर्जी क्लास है जो आज पावर में, वो किधर थी? सीरिया के अंदर जब रशिया को बेसिस ईरान दे रहा था, तब ईरान क्या कर रहा था? और इसी तरीके से अगर आज ये लोग ईरान को कंडेम नहीं कर रहे हैं, ईरान ने इनको क्या दिया है? इफ़ नॉट यूएस, तो फिर कौन सा पैरेटस इस्तेमाल करते अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेट? क्या ये लोग रशिया के पास जाते हैं या चाइना के पास? और ऑब्वियसली नॉट इंटरवेंशनिस्ट. तो ईरान क्या उनको ढकेलता या ईरान इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता? एवरी स्टेट इज़ लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स. हाउ कैन वी नॉट कंसिडर इट? Thank you. जी, वो आपका जो ईरान और अरब का सवाल था, आई थिंक यू आर मिसरीडिंग हिस्ट्री एंड फैक्ट्स. ईरान इज ऑलवेज अपोज्ड Israel and always supported Palestinian causes. Palestinians are Arabs. It has been in the forefront of support which Arab countries have not been. These are the facts. This is history. So you can't turn facts around to say Iran ne kya kiya. Iran has been steadfast in its opposition. It is Arabs who have sold out again and again. Jordan is a client state of Israel. Egypt is a client state of Israel. UAE has now become a client state of Israel. So, और इनको अगर था कि ये अपनी सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि किसी और से मांगनी होती है. सिक्योरिटी तो आप खुद क्रिएट करते हैं. It is these Arab states who gave bases to the Americans, knowing that the Americans are setting up bases to counter Iran. So you set up the confrontation in the first place. So you have to pay the price for it. अगर आपने एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर बनाते जिसमें ईरान भी शामिल था, तो फिर आपको कोई
हथियार की ज़रूरत ना पड़ती और किसी और की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये दीज आर क्लाइंट स्टेट्स, और इनकी जो हुकूमतें हैं, बादशाहत जो है, ये अपनी बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका कोई नेशनल, विच दे डिफाइन एज नेशनल इंटरेस्ट। बीबी आपका जो सवाल था, एक्चुअली वी हैव not properly defined the liberal order. We've assumed that it is the capitalist order. The liberal order का opposite socialist है. That's not the case. You know, socialism तो नहीं आ रहा है कहीं भी, और कोई भी promote नहीं कर रहा, चाइना भी नहीं कर रहा। Although ये सही कहा कि Chinese economy is essentially socialist. Even today, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, 80% ऑफ चाइनीज़ कंपनीज़ आर स्टेट ओन्ड कंपनीज़। ये जितनी चाइनीज़ कंपनीज़ बाहर भी जाके काम करती हैं, हमारे यहाँ भी करती है, सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर वहाँ नहीं है। सो चाइना इज़ एसेंशियली अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ मार्केट सोशलिज्म। दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ यूजिंग मार्केट प्रिंसिपल्स। दैट्स द चेंज दे हैव डन, बट इट्स अ स्टेट रन इकोनॉमी। लिबरल और वर्सेस इलिबरल का मतलब ये है जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ वेमेन एंड डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो है जो हंगेरी का विक्टर ऑर्बन रिप्रेजेंट कर रहा था, द इलिबरल डेमोक्रेसी। सो दैट इज द थिंग वेयर देयर आई थिंक yes, liberal democracy has taken a hit and will continue to take a hit because उसके champions नहीं रहे अब। US और वेस्ट थोड़ा बहुत तो चैम्पियन थे, मतलब GSP प्लस पाकिस्तान को मिला है जिससे हम एक्सपोर्ट हमारी थोड़ी बढ़ी है। उसके कुछ कंडीशंस हैं कि लेबर राइट्स होंगे, लेबर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस बेहतर होंगे, ये सारी चीज़ें वो सब गायब हो जाएगी, यू नो, अब नहीं रहेगा। सो आई थिंक दैट चेंज इज सर्टनली कमिंग। दी internally every country inequality will rise। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ क्राइसिस को कंपाउंड कर रहा है। ये क्राइसिस पिछले 20 साल से है हमारे यहाँ। वी डोंट हैव इनफ टू रीपे आवर लोन्स, सो वी आर टेकिंग लोन्स टू रीपे लोन्स। दिस वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 20 years। अब जाके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस गैप बढ़ गया तो क्राइसिस ज़्यादा एक्यूट हो गया है, लेकिन ये क्राइसिस पहले भी था। पाकिस्तान हैज़ टू रियली कम्प्लीटली रीओरिएंट इट्स इकोनॉमी फ्रॉम स्क्रैच। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साउथ एशिया के ब्लॉक से निकालकर मिडिल ईस्ट के ब्लॉक में ले जाया गया है, उसके क्या रीजंस हैं या इसका कोई फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान को? ये हकीकत में तो नहीं गया है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट माइंडेड है, ये उनका पुराना ख्वाब था कि पाकिस्तान को साउथ एशिया में ना दिखाओ, हमें मिडल ईस्ट में दिखाओ। बट इन ऑल रियलिटी पाकिस्तान रिमेन्स इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान एक्चुअली स्ट्राइड्स बोथ साइड्स। यू नो, द पंजाब एंड सिंध आर वेरी मच साउथ एशियन। हमारे कपड़े, खाने, ज़बान, हर चीज़ उसके साथ है। जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के करीब है कल्चरली। सो वी आर ऑन बोथ साइड्स। पोलिटिकली वी आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड नो वन इन मिडल ईस्ट इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ मिडल ईस्टर्न कंट्री। ये तो